Hey everyone, how are you doing all? I hope you are doing super great. So I welcome you all to the another set of your MCQ series जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के MCQs. बेसिकली टॉपिक वाइज MCQs हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द टेस्ट नंबर 2. टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंडक्ट करवा लिया है. जिसने भी वो टेस्ट नहीं दिया है जाके एक बार प्लीज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और क्वालिटी इज वेरी गुड. आप खुद जाके देखिएगा, यू विल फील कि यस क्वालिटी इज अप टू द मार्क, टॉप नॉच क्वालिटी है. तो ये फ्री टेस्ट है आप सभी के लिए, जरूर अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चंस को. और अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है तो यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड विद अस. बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं, 299 ओनली. 299 आपको पे करना है और आप एनरोल हो सकते हो. कॉन्टैक्ट करना है आपको इस नंबर पे 7006864055 पे एंड आई विल गेट यू एनरोल्ड. राइट, पहले आपको क्वालिटी देखनी है, कैसा आपको समझ आ रहा है, क्या हमारा स्टैंडर्ड है. देन यू कैन डिसाइड कि वेदर यू वांट टू एनरोल विद अस और नॉट. Many students have already enrolled with us, right? ऐसे ही हम आपसे टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे. हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. बेसिक लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल, तीनों के क्वेश्चंस, तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. क्योंकि जेके एसएसबी का पैटर्न अब सिंपल नहीं रहा है. राइट, क्वेश्चन सिंपल नेचर के नहीं रहे हैं, एडवांस नेचर के पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड रहते हैं, कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल बेस्ड रहते हैं. तो सब चीज को हमने ध्यान रखा है और वैसे ही क्वेश्चंस आपसे फ्रेम करे जाएंगे, पूछे जाएंगे. और आपको कहीं भी डाउट होगा, डाउट भी आपके रिजॉल्व करे जाएंगे. राइट, तो यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड विद अस एज सून एज पॉसिबल. जल्दी से हो जाओ सो दैट यू वोंट मिस एनीथिंग नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन. So without wasting any time, let's get straight to the MCQ. So the very first MCQ वो रहेगा आपका assertion reasoning based MCQ. So assertion that is the statement जो आपसे पूछी गई है वो है कि accounting standards जो हैं वो improve करते हैं comparability of financial statements. कि accounting स्टैंडर्ड से हमारी कंपैरेबिलिटी, कंपैरिजन इजी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या इंप्रूव हो जाता है कंपैरिजन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब क्यों होता है, रीजन इन्होंने दिया है कि ये हमें प्रोवाइड करती है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन इजी होता है. तो क्या एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, या क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, आपको बताना है. तो ऑप्शन ए सेज कि दोनों एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ऑप्शन बी सेज कि एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है ना वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है करेक्टली. सी बोलता है कि एजर्शन तो सही है बट रीजन गलत है. डी सेज एजर्शन ही गलत है, रीजन बट सही है. अब आपको बताने क्या इसका आंसर है. पॉज करो वीडियो को और आंसर देने की ट्राई करो. राइट, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली कंपैरेबिलिटी इंप्रूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. क्यों? क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है. ये यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, सेम रूल्स रहते हैं. राइट, सारी कंपनीज सेम रूल्स फॉलो करती है जिससे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो assertion इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion. सो ऑप्शन ए विल बी इट्स करेक्ट आंसर. राइट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर, यू कैन रीड इट. सेम चीज है कि सेम रूल्स होते हैं, सेम अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं तो हम सेम रूल्स फॉलो करते हैं, सेम अकाउंटिंग मेथड्स फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होता है. अगर सारी कंपनी सेम डेप्रिसिएशन रूल यूज करेगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी कंपेयर करने में. राइट, क्योंकि सेम मेथड यूज हो रहे हैं हर जगह, स्टेटमेंट्स जो है वो यूनिफॉर्म रहती हैं और यूजर्स के लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाती है और प्रॉपरली मैनर में कंपेयर हो पाते हैं हमारे रिकॉर्ड्स. राइट, बेटर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड्स. राइट, सो वही चीज है, assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is an example of deferred revenue expenditure? deferred revenue expenditure क्या होता है? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से पता चल रहा है, इट इज बेसिकली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट जिसका नेचर डेफर है. ठीक है, ये
वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप फिक्टिशियस एसेट्स पे खर्च करते हो। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, जाके वीडियो देखो, वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन योर ओन, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद भी समझना पड़ेगा, राइट, खुद भी जाके एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्पून फीडिंग नहीं होगी। अब आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो डोंट थिंक कि हर चीज आपको ऑन द वेरी प्लेस ही मिलेगी, थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे। अब ये एमसीक्यू सीरीज है, अगर मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो हमारे एमसीक्यूज ही खत्म नहीं होंगे कभी, राइट, टॉपिक ही फिनिश नहीं हो पाएगा। सो आपको बताने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और सबसे पहली चीज, जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है तो इट मींस कि उसके स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सुपरफिशियली हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। डिटेल में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझनी है तो उसके लिए आपको कोर्स परचेज करना रहेगा ना, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा, परचेज ऑफ स्टॉक, हेवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन बेनिफिटिंग सेवरल ईयर्स, सैलरी पेड टू स्टाफ और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कौन सी एग्जांपल है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन। तो वो एक्सपेंडिचर जो आप खर्च करके फ्यूचर ईयर्स में उसका बेनिफिट डिराइव करते हो, तो उसे ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है, दिस इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस रेवेन्यू इन नेचर लाइक आई टोल्ड यू, बट जो उसका बेनिफिट है वो आप कई सालों तक डेराइव करते रहते हो, राइट। तो बाकी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि परचेज ऑफ स्टॉक जो है ये नॉर्मल ट्रेडिंग परचेज है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। heavy advertisement campaign, this is a deferred revenue expenditure, already told you। salary paid जो है ये करंट ईयर्स एक्सपेंस है, तो ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। और गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये सेल्स ट्रांजैक्शन, नॉट एन एक्सपेंडिचर, राइट। सो रेवेन्यू एक्सपेंस प्लस लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेनिफिट टुगेदर मेक्स द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है करंट ईयर का ओनली, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जिससे आपका एसेट क्रिएट होता है, राइट, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट आप लॉन्ग समय तक डेराइव करते हो, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अदर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ बिजनेस फॉलो अ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस, so you should know what is conservative accounting practice। ड्यूरिंग द एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम लॉसूट, प्रॉफिट कितना बोला है 2 लाख का, लॉस कितना बोला है फ्रॉम बैड डेट्स 40,000 का। अब अकाउंटेंट को क्या करना है, व्हाट शुड अकाउंटेंट डू, अकाउंटेंट क्या करना चाहिए, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिजनेस फॉलो करता है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव बिजनेस प्रैक्टिस क्या होती है, इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इफ यू गाइस नो, मैंने पढ़ाया हुआ है। रिकॉर्ड बोथ गेन एंड लॉस, रिकॉर्ड ओनली गेन, रिकॉर्ड ओनली लॉस, इग्नोर बोथ, क्या करना चाहिए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस, है ना, सारे के सारे लॉसेस को एंटीसिपेट कर लो और प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। तो अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड ओनली लॉसेस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, वही लिखा है रिकॉर्ड ओनली लॉसेस, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंटीसिपेट लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट्स, राइट। पॉसिबल लॉसेस होंगे तो रिकॉर्ड कर देना, पॉसिबल प्रॉफिट्स होंगे तो उनको रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो एक्चुअली अर्न ना हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड लॉस सूट से प्रॉफिट 2 लाख है, स्टिल अनसर्टेन है तो नहीं रिकॉर्ड होगा, बट एक्सपेक्टेड बैड डेट 40,000 के पॉसिबल लॉस है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, राइट, और प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो कंजर्वेटिज्म सेज व्हाट, प्ले सेफ इन अकाउंटिंग, दैट इज व्हाई हम लॉसेस को रिकॉर्ड कर देते हैं और प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं until they are realized। Now assertion based question, assertion says accounting records only financial transaction,
अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। दिस इज द स्टेटमेंट। रीजन क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होता है, इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब आपको इसका आंसर देना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को। दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं असर्शन को। assertion सही है बट रीजन गलत है, बट assertion गलत है, रीजन सही है। क्या इसका आंसर होगा? सो द आंसर ए विल बी इट्स करेक्ट आंसर। तो ये बार बार मैंने बहुत बार ही बताया है कि अकाउंटिंग जो होती है ना, वो क्या मेजर करती है? वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करती है। क्यों? क्योंकि हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल हो, जिनकी फाइनेंशियल नेचर हो, राइट? तो बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो आपका रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करे असर्शन। So accounting records only financial transaction because accounting records only those transaction which involve money or monetary value. I told you, ठीक है? क्योंकि financial transaction are measurable in monetary terms, right? So transaction recording in accounting can be measured in money, for example salary, furniture, right? तो फाइनल लॉजिक क्या है? अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो मेजरेबल होते हैं मनी में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ आपको बताना है कि कौन सी लाइबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, बिल्स पेबल, प्रीपेड सैलरी। वेरी इजी क्वेश्चन। प्रीपेड सैलरी, एनीथिंग प्रीपेड इज कंसिडर्ड एज योर एसेट, ठीक है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बाकी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट और बिल्स पेबल तो आपकी लाइबिलिटी रहती है, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बिजनेस ने परचेज की मशीनरी फॉर 5 लाख, मशीनरी परचेज की है फॉर 5 लाख और स्पेंड की है 20,000 ट्रांसपोर्टेशन पे, 15,000 इंस्टॉलेशन पे एंड 10,000 ऑन रिपेयर्स आफ्टर 1 ईयर। अब कौन सी अमाउंट को कैपिटलाइज करना चाहिए? कौन सा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बेसिकली ये पूछा गया है। तो कौन सा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है? 5 लाख तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है क्योंकि मशीनरी परचेज की है, एसेट क्रिएट हुआ है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन पे भी पैसे खर्च किए हैं, 5 लाख में ट्रांसपोर्टेशन पे भी पैसे खर्च हुए हैं, तो 20,000 आपका ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जुड़ जाएगा और 15,000 इंस्टॉलेशन पे लगे, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जुड़ेगा, है ना? क्योंकि ये प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हमारा जब एसेट क्रिएट हुआ है तो यहाँ से बेनिफिट ड्राइव हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर करके हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट ड्राइव हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। So 5,35,000 is its right answer. So option B is correct. वही चीज है, उसी की एक्सप्लेनेशन दी, आप पढ़ सकते हो। Now next question, statement based. Assets are resources owned by business. Assets resources होते हैं जो business own करता है। Liabilities क्या है? Obligation payable by business. Next statement ये बोली है। Capital जो है liability है towards outsiders. थर्ड स्टेटमेंट ये है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देती है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 4 and all are correct. सो पहली चीज आपको थर्ड स्टेटमेंट का तो पता ही है ना, कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है बट टुवर्ड्स द बिजनेस नॉट द आउटसाइडर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रीवियस टेस्ट में भी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी कैसे होती है। कैपिटल क्या होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, जो प्रोप्राइटर ने अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस में। अब हमारा एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलते हैं बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है। तो जब बिजनेस ने कंपनी में पैसा डाला हुआ है, अपनी बिजनेस में पैसा डाला हुआ है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस पे लाइबिलिटी आ जाती है कि उसे ओनर को उसे पे बैक करना है पैसा, ठीक है? उसे पे बैक करना है पैसा। तो कैपिटल जो है वो इनसाइडर लाइबिलिटी बन जाती है। और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल इंक्रीज करती है क्या? ड्राइंग्स मतलब कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो जब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उससे क्या होगा? ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती है, राइट? सो 3 and 4 आर इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
यही आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आप पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स बतानी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कर लो काउंट क्या होता है, 6,50,000 इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्या डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है? रीजन बोला है डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर यूजफुल लाइफ। So the answer A is its correct answer. Both are correct. Depreciation आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज कि why depreciation is a नॉन कैश एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड वैल्यू की एसेट को रिड्यूस कर लेता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दिस इज द रीजन व्हाई डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इसकी नेचर में कोई कैश नहीं इन्वॉल्व हो रहा, बट नॉन कैश नेचर है क्योंकि इससे क्या होता है, वैल्यू रिड्यूस हो जाती है ना फिक्स्ड एसेट्स की ओवर यूजफुल लाइफ, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नॉन कैश एक्सपेंस। सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द assertion. Which concept assumes business will continue for long period? Cost concept, going concern concept, conservatism और matching concept? क्या होगा इसका आंसर? Yes, B will be its correct answer. Continue for long period. Going concern ही है कि business चलता रहेगा for indefinite period के लिए. This is the going concern concept. आपका homework है, आपको बाकी concepts के बारे में पढ़ना है. Next question. ये हम next class में discuss करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही में अपने आप को जल्दी से एनरोल करवा लो 7006864055 पे कॉल करके। बाय बाय, टेक केयर।